नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बढ़िया हाल हो। बिना लेट करते हुए प्रारंभ करते हैं हम हमारा चैप्टर और उसको अंतिम पड़ाव में है चैप्टर नंबर 2 संघवाद। संघवाद में अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अब तक हमने पढ़ लिया कि संघवाद किस प्रकार से होता है, भारत में संघीय व्यवस्था क्या है, ये भी पढ़ लिया। और क्या पढ़ा? इसके अलावा पढ़ लिया कि भारत में संघीय व्यवस्था काम किस प्रकार से करती है। अब हम इसके अंतिम चरण में आ गए हैं जिसका नाम है विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण नाम आ जाएगा, कई बार नाम आएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे भारत में विकेंद्रीकरण हो चाहे सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, एक चीज। अब विकेंद्रीकरण होता क्या है? देखो, जो जीके पढ़ रहे हैं बच्चा का तो वो नाम सुने है, लेकिन शायद 10वीं का जो बच्चा है वे पहली बार नाम ना सुने हो, तो इसी नाम से जो है हम इसका अर्थ निकालते हैं। एकदम 10वीं के हिसाब से पढ़ाऊंगा। देखो वी कैसे बनता है, इस प्रकार से। इसके अंदर आप एक चीज नोट करोगे कि दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से चले या इन बिंदुओं से कुछ लिया और एक तीसरे बिंदु को दे दिया, एक तीसरे बिंदु पर आकर खत्म हो गया। यानी दो बिंदुओं से कुछ लिया या दो बिंदु से कुछ चला और वो तीसरे बिंदु पर आकर खत्म हो गया। यही होता है भारत के अंदर, कि भारत में विकेंद्रीकरण क्या होता है कि भारत में दो प्रमुख सरकार है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। जब ये दोनों सरकार क्या करती है, इन दोनों से कुछ शक्तियों को लेकर एक तीसरे स्तर को दे दिया जाता है, यानी एक तीसरी सरकार को दे दिया जाता है, तो इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। यानी बात समझिया कि क्या होता है कि जब दो भारत की जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन दोनों से जब शक्तियों को लेकर एक तीसरी सरकार को दे दिया जाता है तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। और इसे संविधान में क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। अब थे कैसे सर जी, थे तो मैंने पढ़ाई को नहीं थे, तो बोले भारत में संघीय व्यवस्था दो प्रकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब ये हमने क्यों बनाई, इसके ऊपर भी विचार करना जरूरी है कि भाई जब भारत को चलाने के लिए केंद्र है, जब राज्य को चलाने के लिए राज्य सरकार है, तो एक तीसरे स्तर की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे कारण है, और वो कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को पता है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग है, भारत की जो सांस्कृतिक स्थिति है वो अलग अलग है। भारत में पैर पैर पे क्या होता है, संस्कृति चेंज होती रहती है। अब इन सबको संभालने के लिए आपको पता है कि सबकी समस्या भी अलग अलग होगी। अगर क्षेत्र की समस्या अलग होगी तो क्षेत्र को वो जो वहां पर रह रहा है वो अच्छे से जानेगा। जैसे अगर कोई राजस्थान का व्यक्ति है तो अगर वो राजस्थान में डूंगरगढ़ रह रहा है, डूंगरपुर रह रहा है, तो वो डूंगरपुर को अच्छा जानेगा हनुमानगढ़ की बजाय। जो हनुमानगढ़ में रह रहा है वो हनुमानगढ़ को अच्छा जानेगा पाली की बजाय। बात समझ रहे हो ना, कि हनुमानगढ़ में कोई समस्या है उसको हनुमानगढ़ का व्यक्ति ज्यादा अच्छे से सुलझा सकता है, ना कि पाली का व्यक्ति। इसी चीज को देखते हुए कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति बहुत अलग अलग है, भारत में एक तीसरी सरकार के बारे में सोचा गया जिसको नाम दिया गया स्थानीय सरकार, यानी लोकल गवर्नमेंट। ये क्या करेगी, ये जो किसी भी क्षेत्र हैं उसके स्थानीय मुद्दों को सुलझाने का कार्य करेगी। यानी स्थानीय मुद्दे या स्थानीय समस्याएं हो सकते हैं वहां पे इनको, कि स्थानीय जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए एक तीसरी सरकार का निर्माण किया गया। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि केंद्र में जो व्यक्ति बैठा है उसको क्या पता चलेगा कि भाई किसी क्षेत्र के पर्टिकुलर इस विशेष क्षेत्र में समस्या है। राज्य सरकार में जो बैठा उस बेचारे को क्या पता चलेगा कि इस क्षेत्र के अंदर ये समस्या है, तो उसी क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो उसको बहुत अच्छे से जान सकते हैं। इसके लिए एक तीसरे स्तर का निर्माण किया गया जिसे नाम दिया गया स्थानीय सरकार। अब आपको पता है ऐसे तो निर्माण हो नहीं सकता, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में विकेंद्रीकरण क्या है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से शक्तियां लेकर किसी तीसरे सरकार को, जिसे हमने नाम दिया स्थानीय सरकार, उसको दे दी जाती है, तो उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। अब ये संशोधन कब हुआ? तो ये संशोधन हुआ 1992 के अंदर। कब हुआ? 1992 के अंदर जो है भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और सरकार का एक तीसरा स्तर बनाया गया जिसको नाम दिया गया स्थानीय सरकार। अब आपको पता है सरकार कोई भी हो बिना पैसे के काम कर सकती नहीं है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि स्थानीय सरकार को जो है वो राजस्व है, यानी पैसा कौन देगा? तो स्थानीय सरकार को पैसा कौन देगा? इनको पैसा देगी राज्य सरकार। कौन देगी? राज्य सरकार जो है वो राजस्व के रूप में जो है स्थानीय सरकार को पैसा देगी। तो मेरे अनुसार यहां तक किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब सरकार बनेगी
एक तीसरी सरकार है तो उसके चुनाव भी कराने पड़ेंगे। तो चुनाव कौन कराएगा? इसके लिए जो है राज्य चुनाव आयोग बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है भाई दोनों प्रश्न कि राजस्व कौन देगा? राज्य सरकार, और चुनाव कौन कराएगा? राज्य चुनाव आयोग। इसका निर्माण किया गया जो क्या कराएगा? जो स्थानीय सरकार के जितने भी चुनाव होंगे उन चुनावों को करवाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर है तो एक बार वापस पीछे जाके देख लियो। अब हम चलते हैं आगे हम अभी ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये सरकारें काम करती है, शहरों में किस प्रकार काम करेगी, गांवों में किस प्रकार काम करेगी। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो गांवों में सबसे पहले बात कर लेते हैं, और गांव वाले ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शहरों वाली से ज्यादा इंपॉर्टेंट गांव वाली है कि गांवों में स्थानीय स्वशासन। गांवों में स्थानीय शासन, ये नाम पेपर में आपको बहुत कम मिलता है। 10th क्लास की बता रहा हूं, उसके अनुसार पेपर में क्या मिलेगा? पंचायती राज। वो नाम तो सुन लो, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था कि गांव में किस प्रकार से जो है वो स्थानीय स्वशासन काम करता है। पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है पंचायती राज व्यवस्था में? तो इसमें सबसे पहले छोटे से छोटे स्तर पर, यानी प्रत्येक गांव के स्तर पर जो है, गांव के स्तर पर जो एक संस्था बनाई जाती है जिसको कहा जाता है ग्राम पंचायत। क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत। नाम सुने लोगों कि गांव के स्तर पर जो सबसे छोटी संस्था है उसका नाम है ग्राम पंचायत, और इसके अंदर जो सदस्य चुने जाते हैं उसमें से एक जो प्रधान होता है उनका, वो तो कहलाता है सरपंच या मुखिया, या कई बार उसका नाम आता है प्रधान भी नाम आ जाता है, और अन्य जो सदस्य होते हैं वो कहलाते हैं पंच। वो क्या कहलाते हैं? पंच। ग्राम पंचायत में जो है वो जो प्रमुख पद होता है वो होता है सरपंच का या प्रधान का, और उसके बाद जो उसके अन्य जो सदस्य होते हैं वो कहलाते हैं पंच। ये तो नाम सुना होगा, सरपंच, पंच, ये नाम सुना है, गांव का तो हर व्यक्ति का सुना है। तो ग्राम पंचायत के अंदर ये जो है प्रमुख रूप से 5 लोग होते हैं, जिनमें एक सरपंच होता है और 4 जो हैं वो पंच होते हैं। यहां तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब इनके चुनाव कौन करेगा? भाई वोट कौन देगा? तो वोट गांव के लोग देंगे, ग्रामीण लोग। कि उस गांव के जो लोग होंगे वो लोग इनको वोट देकर क्या करते हैं? जिताते हैं चुनाव के अंदर कि भाई ये सरपंच बनेगा हमारा, ये हमारे पंच बनेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, बुलाहट तक कोई दिक्कत नहीं। काम क्या है? काम किसी को बताने की जरूरत नहीं है मेरे अनुसार। कार्य क्या है इनका? कार्य वो ये ग्रामीण समस्याओं का समाधान, कि भाई गांव की जो समस्याएं हैं उनको सुनो, उनका समाधान करो। कि ग्रामीण जो समस्याएं हैं, समस्याएं मान लो, इनका समाधान। बात भाई है, छुरी तरबूज पे पढ़ो चाहे तरबूज छुरी पे पढ़ो, कटनो तो तरबूज ये। तो भाई कहानी है कि ग्रामीण की या गांव की जो समस्याएं हैं उन सबका समाधान करता है कौन? करता है ग्राम पंचायत करती है। अर्थ कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से अर्थ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसका ध्यान रखने के लिए भी किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत होती है। अब व्यक्ति की नहीं, यहाँ पर किसी संस्था की जरूरत है। तो इन पर ध्यान रखने के लिए किस संस्था का निर्माण किया गया? तो वो है ग्राम सभा। जोड़ लियो, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा। ये क्या करती है? इसका काम है इस पर निगरानी रखना। क्या करना? निगरानी रखना। किस चीज की? कि ये अपना काम ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है। अर्थ तक बात समझ में आई ना? कि ग्राम पंचायत जो है उसके अंदर एक प्रमुख होता है सरपंच और पंच होते हैं। चुनाव कौन करेगा? ग्रामीण लोग करेगा। इसका काम क्या है? कि ग्रामीण जो समस्याएं हैं उनका ये समाधान करने का कार्य करती है। ठीक है। अब जो ग्राम पंचायत है, कौन है? ग्राम पंचायत। ये क्या करती है? जो ग्राम सभा होती है, कौन होती है? इस पर निगरानी कौन रखता है? ग्राम सभा। किस पर? ग्राम पंचायत पर निगरानी कौन रखता है? ग्राम सभा। ये क्या करती है? देखती है कि ये अपना कार्य कर रही है या नहीं कर रही, इसके कार्य सही हो रहे हैं नहीं हो रहे। इसके लिए क्या करती है? ये बैठक करवाती है। अगर तो बैठक क्यों है? यानी ये क्या करती है? साल में कम से कम 2 या 3 बार, एक साल में कम से कम 2 से 3 बार जो है सभी
सदस्यों को इकट्ठा करती है, फिर बात करती है कि भी इस साल क्या काम हुआ है, किस प्रकार से कार्य चल रहा है, किस प्रकार से कार्य नहीं चल रहा, ये कार्य कहाँ पर अटक गया, या आपने जो काम किया है उस काम में कोई समस्या है या नहीं है, या आपने काम अच्छा किया है। और इसके लिए इसको बजट देने का काम भी यही करती है, यानी बजट जो इनका पास होगा वो भी कौन करवाएगा, ग्राम सभा ही करवाएगा। यानी ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य है ग्रामीण समस्या का समाधान, और इसकी निगरानी कौन रखता है, ग्राम सभा रखती है। वो क्या करती है, इसको बजट दिलाती है, यानी इसको पैसा देती है, और निगरानी रखती है कि क्या ये काम कर रही है या काम नहीं कर रही है। यहां तक कोई दिक्कत। सबसे नीचे वाले स्तर को हमने पढ़ लिया है, ग्राम पंचायत। अब हम चलते हैं इससे ऊपर वाले स्तर पर। अर्थ कोई दिक्कत कि ग्राम पंचायत को पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया कि ग्राम पंचायत जो है इस पर निगरानी कौन रखता है। अब हम चलेंगे इसके ऊपर वाले स्तर पर कि जब बहुत सारी ग्राम पंचायतों को मिला दिया जाएगा, ग्राम पंचायतों को जब मिला दिया जाता है तो एक नई संस्था का निर्माण होता है। एक इसके ऊपर जो संस्था होती है उसका नाम है पंचायत समिति। पंचायत समिति, इसका जो दूसरा नाम है वो है मंडल या प्रखंड स्तरीय समिति। समझ गया बात समझ गया क्या? ये इसके ऊपर कार्य करती है। किस पर? ग्राम पंचायतों को जब मिला दिया जाएगा, जैसे मान लो 10 ग्राम पंचायत 50 ग्राम पंचायत, इनको मिला दिया जाएगा तो इनके ऊपर जो संस्था होगी उसका नाम है पंचायत समिति, या फिर नाम मिलेगा मंडल या प्रखंड स्तरीय समिति। मंडल या प्रखंड स्तरीय समिति। अर्थ कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से अर्थ दिक्कत होनी चाहिए। ग्राम पंचायत मिला जाएगी ऊपर जो संस्था का नाम है पंचायत समिति। अब इसका भी चुनाव होंगे, बिल्कुल होंगे। कौन करेगा? वही सेम की सेम बात। तो देखो हमने पढ़ लिया था कि भी ग्राम पंचायत जो होती है उसको तो इलाके के सदस्य चुन लेते हैं। अब उन्होंने तो अपने सदस्य चुन ही लिए, तो इनको कौन चुनेगा? इनको चुनेगा उस इलाके के पंचायत सदस्य। बात समझ गया ना कि जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वो जो सदस्य होंगे वो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो पंचायत समिति के सदस्यों को चुनेंगे। या इसमें कोई दिक्कत है? दोबारा बोल दूं, देखो कि ग्राम पंचायत जो है उसके सदस्यों को तो चुन दिया है वहां के लोगों ने। अब वो आगे वो क्या करेंगे? वो अपने से ऊपर वाले स्तर के लोगों को चुनेंगे। यानी पंचायत के जो लोग हैं, पंचायत के जो सदस्य हैं, वो पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव करेंगे। इसमें भी मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। और जब पंचायत समिति को मिला दिया जाएगा, समझिए बात, जैसे ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति, इन्हें समझो कि ग्राम पंचायतों को मिला दिया तो पंचायत समिति को मिला दिया तो बनेगा जिला परिषद। क्या बनेगा? जिला परिषद। क्या बनेगा? जिला परिषद। आई बात समझ में? और इसके सदस्य कौन होंगे? इसके सदस्य भाई इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें छोटे मोटे लोग नहीं होंगे, इसमें होंगे लोकसभा और विधानसभा के सदस्य। सीधा बड़ोड़े स्तर का, समझ गया ना? लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो हैं वो जिला परिषद के अंदर होते हैं। किसके अंदर? जिला परिषद में लोकसभा और विधानसभा। किसमें? लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य हैं वो जिला परिषद के अंदर होते हैं। और कौन होते हैं? और होते हैं जिला स्तर के अधिकारी। जिला स्तर के जो अधिकारी होंगे ना वो सभी किसके अंदर होंगे? जिला परिषद के अंदर होंगे। अधिकारी का मतलब क्या है? समझ गया कि कौन समझा? अधिकारी जी पटवारी हो गया, ये सब एक अंदर होगा। समझ गया ना? जो भी सरकारी नौकरी बड़ा बड़ा मुलाजिम है वे सब जिला स्तर का अधिकारी जो है वो जिला परिषद में आएंगे। और चुने गए सदस्य भी, जिन सदस्यों को चुना गया है वो भी जिला परिषद के सदस्यों के रूप में होते हैं। इस प्रकार से हमने तीनों स्तरों को पढ़ लिया है। इस प्रकार से गांवों के अंदर जो है वो स्थानीय शासन काम करता है या पंचायती राज व्यवस्था काम करती है। अगर आप इस प्रकार से डायग्राम बनाकर, और जो मैंने ग्राम पंचायत के बारे में बताया था वो लिख दिया, उसके बाद ये लिख दिया पंचायत समिति वाला, और उसके बाद जिला परिषद लिख दिया, तो 10th क्लास में था नंबर कोई घाटा है को नहीं। और जो बड़ोड़ी क्लास आ रहा है, जीके वगैरह पढ़ रहे हैं, कंपटीशन आ रहा, बाकी भैया दिक्कत को नहीं, बाम तो ऑप्शन माल मिलेगा। तो यहां तक मेरे अनुसार कोई दिक्कत नहीं है कि गांव में किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन जो है वो कार्य करता है। चलो आगे भाई, ये तो पढ़ लिया गांव के अंदर। अब हम पढ़ेंगे
कि शहरों केंद्रीय किस प्रकार से काम करता है। शहरों में स्थानीय व्यवस्था, जैसे गांव में थी वैसे शहरों की बात करते हैं। शहरों में स्थानीय व्यवस्था। चलो भाई, अब शहर भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का क्या सर जी, कौन हो गए? एक तो छोटे शहर, छोटे शहर, और एक बड़े शहर। बड़े शहर थे, समझ गया, जयपुर, उदयपुर, ये टाइप से है। यानी एक तो शहर होंगे जो छोटे छोटे होंगे, एक होंगे जो बड़े शहर होंगे। इसके आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा गया है। छोटे शहरों के अंदर जो संस्था होगी उसको कहते हैं नगर परिषद। क्या कहते हैं? नगर परिषद। क्या कहते हैं? नगर परिषद। और इसका जो मेन होता है, इसका जो प्रमुख होता है, वो कहलाता है चेयरमैन। क्या कहलाता है? चेयरमैन। बात समझ गया ना कि छोटे जो शहर होंगे उसके अंदर होगी नगर परिषद, और इसका जो प्रमुख होगा वो कहलाएगा चेयरमैन। अब चलो बड़ा शहर में, बड़े शहर के अंदर इसको कहा जाता है नगर निगम। नगर निगम, जैसे मुंबई है उसके अंदर आपको नगर निगम मिलेगी, नगर परिषद नहीं मिलेगी। जयपुर है उसके अंदर भी आपको नगर निगम मिलेगी, नगर परिषद नहीं मिलेगी। इसका जो प्रमुख है, प्रमुख यानी उसका जो हेड है, सबसे बड़ा पद है, उसको क्या कहेंगे? मेयर। क्या कहेंगे? मेयर। अब अलग अलग जो नगर परिषद होगी उसके अलग अलग चेयरमैन होंगे, और अलग अलग जो नगर निगम होगी उसके अलग अलग मेयर होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अब देख लो, बस शहरों के अंदर इतनी ही बात याद रखनी है, ज्यादा याद रखनी नहीं है। अब स्थानीय स्वशासन है, यानी जो ये व्यवस्था है, इसके अंदर जो है लगभग 10th क्लास के सिलेबस के अनुसार 36 लाख लोग जो हैं मतदान में भाग लेते। 36 लाख लोग जो हैं वो मतदान के अंदर जो है भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रमुख प्रमुख बातें जो हैं वो कर ली, शहरों की भी, गांवों की भी। तो क्या ये व्यवस्था पूर्ण रूप से कार्य कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो फिर इसमें समस्या क्या है? इसके अंदर एक दो छोटी छोटी समस्याएं हैं स्थानीय प्रशासन के अंदर। क्या समस्या है? कि एक तो ये छोटे स्तर पर काफी हो गई, तो इस पर क्या है, जो बड़े लोग हैं, मतलब बड़ी जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो उतने हद तक कंट्रोल नहीं कर पाती। दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि इसके अंदर जो राजस्व है वो कौन देगा? वो इन स्थानीय सरकारों को कौन देगी? बताया था ना मैंने। अरे राजस्व कौन देगा स्थानीय सरकार को? वो देगी राज्य सरकार। हुई थी ना बात। अब कई बार क्या करती है राज्य सरकार, राजस्व देने में आनाकानी कर देती है, या जितना देना चाहिए उतना देती नहीं है, क्योंकि अपने फंड में से देना पड़ता है, भी अपने कोष में से देना पड़ता है, तो वो अपना पैसा बचाने के लिए इनको कम पैसा देती है। बात समझ गया ना? अरे खुद का बटुआ से पैसा काटा तो जोर आवे, बात आए, चाहे मोमो हो चाहे कोई और हो, खुद का बटुआ से पैसा काट देना ना, अपना थोड़ा सा बच जाए तो ठीक है, बिको काम 50 मुँह 10 ले जाए यार, तो वो कहानी है। ये क्या करते हैं कि राज्य जो है वो राजस्व जो है वो स्थानीय सरकार को जो है या तो कम देती है, या जितनी योग्यता होती है, जितनी आवश्यकता होती है उतना देती नहीं है। दूसरी, जो स्थानीय सरकार है, इनकी जो बैठकें होती है, जिसके अंदर ये जांच होती है कि भाई कार्य हो रहा है नहीं हो रहा, लोगों से जो बैठ के बात होती है कि भाई सरकार, जो स्थानीय सरकार है वो अच्छी तरीके से काम कर रही नहीं कर रही, वो भी जो है वो टाइम टू टाइम होती नहीं, यानी समय पर होती नहीं, या समय पर होती है तो उसका जो निष्कर्ष आना चाहिए वो निष्कर्ष आता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने भारत के सबसे बड़े स्तर केंद्र से प्रारंभ करके जो पूरे देश को संभालता है, फिर राज्य सरकार जो राज्य को संभालते हैं, और उसके बाद जो सबसे निम्न स्तर है स्थानीय सरकार, तीनों स्तर को पढ़ लिया है, और इसे ही संघवाद कहते हैं कि भारत के अंदर किस प्रकार संघवाद काम कर रहा है वो हमने पूर्णतः पूरे का पूरा पढ़ लिया है। इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। धन्यवाद।